मर्डर की धारा 302 आईपीसी और 103 बीएनएस, ये 2 धाराएं हैं सर। इन दोनों में मेन डिफरेंस सर क्या है, क्या फर्क किया गया नए कानूनों के हिसाब से? मतलब ये पूछना चाहते हो कि जो पनिशमेंट ऑफ मर्डर, पुराना कानून इंडियन पेनल कोड, उसकी जो धारा थी 302 और जो नया कानून आया है इंडियन पेनल कोड के स्थान पर 103 बीएनएस में, क्या सेम है या उनमें कोई बदलाव हुआ है? जी। जो इंडियन पेनल कोड की धारा थी पनिशमेंट ऑफ मर्डर, वो सिंपल 2 लाइन का सेक्शन था कि अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो आजीवन कारावास या मृत्यु की सजा से उसको दंडित किया जा सकता है। नया कानून जो आईपीसी के स्थान पर आया बीएनएस जुलाई 2024 से, उसमें जो हत्या की सजा की धारा है पनिशमेंट फॉर मर्डर 103, उसको 2 सबसेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है। अगर एक व्यक्ति हत्या करता है तो 103 का सबसेक्शन 1 होगा। अगर 5 या उससे ज़्यादा व्यक्ति हत्या करते हैं तो 103 का सबसेक्शन 2 होगा। इसमें वर्ड यूज है व्हेन ए ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन्स, 5 या उससे ज़्यादा व्यक्तियों के समूह के द्वारा अगर हत्या की जाती है तो 103 2 में आएगा। सजा का सवाल जहाँ तक है तो सजा दोनों में समान ही है। मृत्यु की सजा भी हो सकती है, डेथ सेंटेंस भी है और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी है। तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है इंडियन पेनल कोड के 302 में और भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 में। मतलब ये ग्रुप वाली बात पहले के कानूनों में नहीं थी, जो अभी बाद में जोड़ी गई। आईपीसी में 302 में इस तरीके का कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं था। ठीक सर। सर एक सवाल और है मेरा कि जैसे पुलिस एफआईआर दर्ज करती है डिफरेंट धाराओं में, और उसके बाद जो रिमांड शीट उसकी होती है वो डिफरेंट धारा में लेकर के आती है। ऑफेंस जो हुआ है, जैसे यही मान लीजिए कि 103 में सबसेक्शन 1 में ऑफेंस, ठीक है, एफआईआर किसी अन्य धारा में हुई, जो रिमांड लाई कोर्ट में तो किसी और धारा में ठीक है। तो इसमें क्या जो मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, क्या ये बेल अक्यूज को दे सकते हैं इफ द जो ऑफेंस है ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट? नहीं, अगर इफ द ऑफेंस इज ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन तो मजिस्ट्रेट उसको बेल नहीं देगा। जहां तक ये है कि रिमांड ले रहा जो मजिस्ट्रेट, तो वो मजिस्ट्रेट देखेगा कि जो पुलिस ने धारा लगाई है वो धारा बनती है कि नहीं बनती। एफआईआर किस धारा में है डजंट मैटर, वो रिमांड जिस धारा में ला रही, जरूरी नहीं कि मजिस्ट्रेट बाउंड नहीं है जी। वो देखेगा कि जो आरोप लगाया गया है अकॉर्डिंग टू द एलिगेशन वो सेक्शन बनता है कि नहीं बनता है। अगर बनता है तो मजिस्ट्रेट उसमें धारा लेगा, नहीं तो जो सेक्शन बन रहा होगा उस धारा में मजिस्ट्रेट रिमांड ले लेगा और जुडिशियल कस्टडी में उसको भेज देगा। जी सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर पुलिस ने 307 आईपीसी में चार्जशीट मजिस्ट्रेट वो न्यायालय में भेजी है और मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि पुलिस ने जो चार्जशीट भेजी है वो 307 में नहीं है, तो क्या वो मजिस्ट्रेट जिन धाराओं में उसको लगता है कि उन धाराओं में कॉग्निजेंस ले सकता है या नहीं? मतलब अगर पुलिस ने किसी मामले में चार्जशीट भेजी 307 में, संज्ञान के समय कोर्ट को ये लगता है मजिस्ट्रेट की कोर्ट को कि दिस इज नॉट ए मैटर ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर, ये तो 307 का नहीं बल्कि 326 का मामला है, खतरनाक हथियारों से चोट पहुंचाया, तो मजिस्ट्रेट को जो धारा लगती है केस डायरी में जो एविडेंस होंगे उन एविडेंस के बेसिस पर उस धारा में मजिस्ट्रेट रिमांड ले लेगा। तो वही सेम कंडीशन है जो एफआईआर के समय थी। जिस धारा के अपराध से संबंधित केस डायरी में सबूत होंगे उसी धारा के अपराध में मजिस्ट्रेट संज्ञान लेगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने एफआईआर करवाई, उस एफआईआर में उसने कई सारे नाम दिए बट एक व्यक्ति का नाम उसने नहीं दिया, उस व्यक्ति किसी व्यक्ति का नाम नहीं, उसका चार्जशीट पे भी नाम नहीं आया है ट्रायल के वक्त, मगर उसने उस व्यक्ति का नाम ले लिया जिसका ना एफआईआर में नाम था ना चार्जशीट में नाम था, तो ऐसे समय पे क्या वो व्यक्ति विचारण के लिए तलब किया जा सकता है? देखो, एफआईआर किसी के भी खिलाफ हो, ये ड्यूटी है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की कि जो आरोप लगाया गया है, जो अपराध घटित होना कहा गया है, वो अपराध किसके द्वारा किया गया, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसका पता लगाए ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। सपोज जो तुम्हारे क्वेश्चन से है कि विवेचना के दौरान भी
किसी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं आया ना साक्ष्य है, जी इसलिए चार्जशीट में उसका नाम नहीं है। जी लेकिन सीधे विचारण के दौरान अदालत में जब एग्जामिनेशन होता है विटनेसेस का, तब नाम लिया। इसके लिए 319 का प्रोविजन सीआरपीसी में था। सीआरपीसी के स्थान पर इसकी धारा 319 की जगह पे शायद 358 धारा आ गई है, तो उसमें है। तो कोर्ट अगर देखेगी कि जो ये नाम ले रहा है अदालत में, किस बेस पे ले रहा है, क्या इसके अगेंस्ट कुछ और एविडेंस है, सिर्फ प्राइमा फेसाई एविडेंस काफी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है जो पंजाब वाला, कि इसमें मोर देन प्राइमा फेसाई एविडेंस चाहिए। अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो ये नाम ले रहा है वाकई सबूत थे, लेकिन उन सबूतों को पुलिस ने नहीं लिया, जी और ऐसी कोई चीजें दिखाता है कोर्ट की परमिशन से, उसके एग्जामिनेशन के समय वो कोर्ट में आ जाती हैं। अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनको आईओ ने कलेक्ट नहीं किया है और एग्जामिनेशन के समय उन डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट की परमिशन से कोर्ट में दाखिल कर दिया जाता है, हालांकि बहुत ऐसी कम स्थिति आती है जब कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट हो, फिर भी कुछ लॉ हैं, कुछ जजमेंट हैं कि कोर्ट की परमिशन से लिया जा सकता है। तो अगर कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, तो जरूर फिर उनका नाम आ सकता है, ठीक, उसका नाम लाके और उसको विचारण के लिए तलब किया जा सकता है। सर, एक छोटा सा सवाल था आपसे कि किन मामलों में एफआईआर और एनसीआर होती है? ये बहुत अच्छा और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि एफआईआर किन अपराधों में होती है और एनसीआर किन अपराधों में होती है। इसके लिए हमें ये जानना जरूरी होता है कि अपराध कितने तरीके के होते हैं। अपराध दो तरीके के होते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो सीआरपीसी पुराना कानून था उसमें भी डिफाइन किया गया है, और उसके स्थान पर जो बीएनएस आया उसमें भी डिफाइन किया गया है। कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, यानी संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराधों में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर होती है। सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर होती थी। नए कानून बीएनएस की धारा 173 के तहत एफआईआर होती है। तो संज्ञेय अपराधों में तो एफआईआर हो गई। जहां तक एनसीआर का सवाल है, एनसीआर का पूरा नाम ही होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। तो एनसीआर होती है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, जैसा कि उसके नाम से है। तो असंज्ञेय अपराधों में एनसीआर होती है, संज्ञेय अपराधों में एफआईआर होती है। थैंक यू सर।